वेलकम टू काउंसिल क्लासेस। बीएड प्रवेश परीक्षा में मात्र अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। अब हमें रिवीजन की स्पीड को बढ़ा देना चाहिए। पढ़ तो हम लोगों ने बहुत लिया, अब प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने की बारी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, 18 फरवरी 1911 को भारत में हवाई जहाज ने पहली कमर्शियल उड़ान भरी। यह उड़ान किन दो स्थानों के बीच भरी गई? पहला तो ये डेट याद रखिए आप कि किस सन में भरी गई। 18 फरवरी 1911 को। अब क्वेश्चन देखते हैं, किन दो स्थानों के बीच भरी गई? ऑप्शन है मुंबई से पुणे, ऑप्शन बी है इलाहाबाद से नैनी, ऑप्शन सी है आगरा से दिल्ली, ऑप्शन डी है मुंबई से नासिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद से नैनी। और ये कितने किलोमीटर की उड़ान थी? 9.7 किलोमीटर की उड़ान थी। दोनों फैक्ट याद रखिए, किन दो स्थानों के बीच में, किस सन में, और कितने दूरी की उड़ान भरी गई, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अंग्रेजों द्वारा पारित किए गए रेगुलेशन 17 का संबंध किससे था? सती प्रथा की समाप्ति से, अपील के प्रांतीय न्यायालयों की समाप्ति से, डाकुओं का दमन या दासता की समाप्ति से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सती प्रथा की समाप्ति से। सती प्रथा की समाप्ति के लिए रेगुलेशन कब आया? 1829 में। और इसमें गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। और एक फैक्ट देख रहे हैं, विलियम बेंटिक का कार्यकाल कितना था? इनका कार्यकाल था 1828 से 35 के समय। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस गवर्नर के कार्यकाल में अंग्रेजों ने कुर्ग पर कब्जा कर लिया? अंग्रेजों ने कुर्ग पर कब्जा कर लिया। ऑप्शन देखते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन सी लॉर्ड एलनबेरो, ऑप्शन डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल कितना देखे थे हम लोग अभी प्रीवियस क्वेश्चन में? 1828 से 35। और कुर्ग पे आक्रमण कब हुआ था? यह हुआ था 1834 में। कुर्ग पर जब आक्रमण हुआ तो इसमें कौन सा मतलब जीता था, ब्रिटिश या कुर्ग के राजा? वो जीते थे ब्रिटिश। कुर्ग के राजा की हार हुई थी। कुर्ग के राजा की हार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से किसने संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था? ऑप्शन राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या ऑप्शन डी है गंगा किशोर भट्टाचार्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय जी। संवाद कौमुदी का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ 1819 में। 1819 में। 1819 में। इसका प्रकाशन बंद कब हुआ? 1836 में। यह फैक्ट भी देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक, ये पुस्तक वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, विभिन्न एग्जामों में पूछी जाती रहती है हमेशा। इसको एकदम पूरा कंठस्थ होना चाहिए क्वेश्चन। तो ऑप्शन इसका देख लेते हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन बी है एस श्रीनिवास अयंकर, ऑप्शन सी है मदन लाल धिंगरा, या ऑप्शन डी है विनायक दामोदर सावरकर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विनायक दामोदर सावरकर। इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो प्रकाशन इसका हुआ था 1909 में प्रथम बार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? ऑप्शन इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस या जर्मनी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड में। कब से कब तक? 1760 से 1820 के मध्य। इसका उद्देश्य क्या था पहली औद्योगिक क्रांति का? मशीनीकरण को बढ़ावा देना। मशीनीकरण को बढ़ावा। मशीनीकरण को बढ़ावा देने से क्या होगा? प्रोडक्शन में वृद्धि होगी। प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन में वृद्धि होगी। भारत में मशीनीकरण को कब बढ़ावा दिया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित है? ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ये क्वेश्चन के साथ आप इंटर रिलेट करते हुए 3-4 फैक्ट को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है।
कलकत्ता किस वर्ष तक भारत की राजधानी थी? थी या बनी, मतलब सॉरी थी, में पूछा गया है कलकत्ता किस वर्ष तक भारत की राजधानी थी। उसके बाद फिर ये कहाँ इसका स्थानांतरण हुआ? दिल्ली। स्थानांतरण बाद में कहाँ हुआ? दिल्ली में। फिर किस वर्ष तक इसकी राजधानी थी? ऑप्शन देख लेते हैं। 1912, ऑप्शन बी है 1913, ऑप्शन सी 1914 या ऑप्शन डी 1915। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1912 तक भारत की राजधानी कलकत्ता थी। इसकी घोषणा कब हुई थी स्थानांतरण की? तो वो हुई थी दिसंबर 1911 में। लेकिन ये मूलतः मतलब कब ये बन गया दिल्ली, ये जब सन पूछा जाए, ये है 1912। तो इससे अर्थ यही निकलता है कि 1912 में जब दिल्ली बनी तो इसके पहले 1912 तक कलकत्ता थी इसकी राजधानी, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज का संबंध इनमें से किससे है? ऑप्शन ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक से, ऑप्शन बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, या ऑप्शन सी है गांधी का पहला अनशन, या ऑप्शन डी है गांधी जी का पहला आश्रम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, ये कॉलेज है कहाँ पे? कॉलेज है बॉम्बे में। ठीक, पहली बैठक हुई कब थी? 1885 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश बनर्जी जी थे, व्योमेश बनर्जी। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भारत में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए है 1910, ऑप्शन बी है 1915, ऑप्शन सी है 1920 या ऑप्शन डी 1925। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 1920। 1920 में असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। डेट भी कभी कभी पूछी जाती है। और इसी डेट को एक और महत्वपूर्ण घटना हुई थी, बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हुई थी। बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हुई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को हुई थी। और इसके बारे में जान लेते हैं, प्रीवियस फैक्ट के बारे में। ये मतलब इसका कारण कैसे हुआ, मतलब शुरुआत कहां से हुई थी? इसकी कारण एक और बना, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड इस आंदोलन के शुरू होने के प्रमुख कारण थे। और इसके बाद इसको असहयोग आंदोलन को वापस कब ले लिया गया गांधी जी के द्वारा? ये वापस लिया गया 1922 में, जब चौरी चौरा की घटना हुई थी। चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी विक्षुब्ध हो गए, इससे असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक, इतने फैक्ट को आप एक साथ याद रखिए इंटर रिलेट करते हुए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। 1992 में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत ने कौन सी नीति आरंभ की? 1992 में कौन सी नीति आरंभ की? ऑप्शन ए है आर्थिक उदारवाद, ऑप्शन बी है लुक ईस्ट नीति, या ऑप्शन सी है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, या ऑप्शन डी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। किसको स्वीकार किया था भारत ने? ये था ऑप्शन बी, लुक ईस्ट नीति। लुक ईस्ट नीति का सर्वप्रथम अनुपालन नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव जी, उनके कार्यकाल में किया गया। और इस नीति का एक महत्वपूर्ण मतलब गोल क्या था? गोल ये था कि दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश थे उनको अपनी ओर ध्यान को आकर्षित करना, उनके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करना, ये इस नीति का एक प्रमुख उद्देश्य था। लुक ईस्ट नीति के बारे में थोड़ा सा ये बैकग्राउंड हम लोगों ने जान लिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। नील दर्पण नामक नाटक किससे संबंधित था? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है विभिन्न एग्जामों में। ऑप्शन ए है संथाल, ऑप्शन बी है नील विद्रोह, ऑप्शन सी है पंबना दंगे से, पावना दंगे से, ऑप्शन डी है दक्कन के दंगे से। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, नील विद्रोह से। पहले ये जानते हैं नील विद्रोह हुआ कब था? ये हुआ था 1859 में। और ये विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो ये विद्रोह हुआ था कहाँ पे? बंगाल में। किस कारण हुआ था? ये नील की खेती करने वाले काश्तकारों की दयनीय स्थिति को मतलब ये दर्शाने के लिए नील दर्पण नामक नाटक लिखा गया, और उन्हीं के दयनीय स्थिति के लिए ये नील विद्रोह हुआ भी, क्योंकि नील का जबरदस्ती उत्पादन करवाया जाता था इसलिए। और ये जो नील दर्पण नाटक है इसका प्रथम प्रकाशन कब हुआ वो जान लेते हैं। तो ये इसका प्रथम प्रकाशन हुआ 1859 में। कहाँ पे? तो ये है ढाका में। और
सॉरी क्या है कि इसमें नील दर्पण, हाँ नील दर्पण नाटक, इसको लिखा किसने था? इसको दीनबंधु मित्रा जी के द्वारा लिखा गया था। दीनबंधु मित्र जी के द्वारा लिखा गया था। इसमें आप एक फैक्ट ये याद रखिए, कब हुआ था? 1859। नील दर्पण नामक नाटक मतलब कब प्रकाशित हुआ? 1859 ढाका में। किसने लिखा? दीनबंधु मित्र जी के द्वारा। नील दर्पण नाटक किस पे आधारित है? तो ये नील विद्रोह पे आधारित है। नील विद्रोह हुआ कब? 1859 में। ये सब फैक्ट एक दूसरे से इंटरलेट करते हुए आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच, या अकबर और शेरशाह सूरी के बीच, या ऑप्शन डी है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई इनके मध्य लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई घोषणा में अंग्रेजों ने भारत छोड़ने के लिए कौन सी तारीख तय की थी? ब्रिटिश सरकार की जो घोषणा हुई थी, कौन सी तारीख उसमें तय की गई कि अंग्रेज भारत छोड़ देंगे? ऑप्शन ए है अगस्त 1947 में, ऑप्शन बी है दिसंबर 1947 में, ऑप्शन सी है जून 1947 में, या ऑप्शन डी है जून 1948 में। इसका सही आंसर होगा जून 1948 में। और इस समय ब्रिटिश पीएम कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री इस समय कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री इस समय थे क्लीमेंट एटली जी। क्लीमेंट, इनका नाम भी एकदम इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, क्लीमेंट एटली। जब कोई इंपॉर्टेंट घटना होती है तो उस समय जैसे ब्रिटिश में पीएम जैसे 1857 वाला पूछा जाता है तो उस समय कौन थे, इसी तरह ये 1947 में कौन थे, या कोई भी अन्य घटना जो बहुत इंपॉर्टेंट है तो उस समय का चर्चित वहां से ब्रिटिश से जैसे रिलेट था भारत, औपनिवेशिक मतलब वो था, देश था, तो इसलिए उसको भी पूछ लिया जाता है कि वहां उस समय प्रधानमंत्री कौन था। तो इसको भी याद रखना, क्लीमेंट एटली जी थे ब्रिटिश पीएम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन ए है 1949, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी है 1956, या ऑप्शन डी है 1958। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1956 में। दिसंबर 19, और इसका मतलब देखते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड। दिसंबर 1953 में, दिसंबर 1953 में 1953, 1953 में फजल अली के नेतृत्व में इसका गठन हुआ था। फजल अली के नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। और इसने रिपोर्ट कब दी थी फजल अली आयोग ने? दिसंबर 1955 में। और उसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 1956 में। ये आयोग का नाम याद रखिएगा, फजल अली के अध्यक्षता में आयोग गठित हुआ था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? ये 1956 में लागू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस घटना के बाद भारत में फ्रांसीसियों की जगह अंग्रेजों द्वारा स्थापित हो गया? ऑप्शन ए है बक्सर की लड़ाई, ऑप्शन बी है वांडीवास की लड़ाई, ऑप्शन सी है कर्नाटक का युद्ध, ऑप्शन है चिकलमपूत की लड़ाई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वांडीवास की लड़ाई के दौरान। वांडीवास की लड़ाई हुई कब थी? तो ये हुई थी 1760 में। इसमें जीता कौन था? तो इसमें जीते थे अंग्रेज, वो फ्रांसीसी हार गए थे। जिसके बाद क्या हुआ? फ्रांसीसियों की जगह अंग्रेज आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? अब जैसे ये महत्वपूर्ण घटना है, इस समय बंगाल का भारत का वायसराय पूछ लेंगे, या और कोई इससे रिलेट करते हुए कि हाँ उस समय वहां का प्रधानमंत्री कौन था, इस चीज को भी पूछ सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया भारत का वायसराय कौन था, तो ऑप्शन देखते हैं, लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड एल्गिन, ऑप्शन डी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। और बंटवारे की घोषणा कब हुई थी? इसमें देख लेते हैं, बंगाल के विभाजन के बंटवारे की घोषणा कब हुई थी? ये घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 को। और ये बंगाल का बंटवारा मतलब हो कब गया था? ये हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुई और पूर्णतः विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी?
से पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन देखते हैं, अंग्रेजों ने, पुर्तगालियों ने, डचों ने, फ्रांसीसियों ने। इसका सही आंसर होगा पुर्तगालियों के द्वारा। कहाँ पे की गई थी सर्वप्रथम? तो ये गोवा में की गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसका सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? अस्पृश्यता का अंत, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 11, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 12, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 15 या ऑप्शन डी है अनुच्छेद 17। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 17 में यह उल्लेखित है। अब इसके बारे में और फैक्ट देख लेते हैं। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था? अस्पृश्यता जो है निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम पारित हुआ था 1955 में। यह फैक्ट भी याद रखिए आप। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन सी है 13। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 12। तो थोड़ा और बैकग्राउंड जान लेते हैं, राज्यसभा में क्या क्या होता है। तो राज्यसभा में कितने सीटें होती हैं? ये सीटें हैं 250। प्रेजेंट टाइम में कितनी सीटें हैं? प्रेजेंट टाइम में 245 सीटें हैं। तो इसमें 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। अब ये सदस्य मनोनीत किस अनुच्छेद के तहत होते हैं? ये है अनुच्छेद 80 के तहत। अनुच्छेद 80 के तहत 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, इसमें मनोनीत किए जाते हैं अनुच्छेद 80 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए है 3 माह, ऑप्शन बी है 6 माह, ऑप्शन सी है 9 माह या ऑप्शन डी है 12 माह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 माह के लिए। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ये लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। और किस कारण लगाया जाता है? तो इसको जानते हैं क्या है। जब राज्य सरकार संविधान के मुताबिक कार्य न कर पाए, तो उसमें राज्यपाल जब रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को, यहाँ पे संवैधानिक रूप से कार्य नहीं चल रहा है इस स्टेट में, तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और ये राष्ट्रपति शासन मैक्सिमम कितने दिन के लिए लगाया जा सकता है? तो ये मैक्सिमम लगाया जा सकता है 1 वर्ष के लिए। मैक्सिमम 1 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो नागरिकों को उनके अधिकारों के लिए किसी भी व्यक्ति, यहां तक कि सरकार के खिलाफ खड़े होने का अधिकार देता है। यह कौन से अनुच्छेद में है? नागरिकों को उनके अधिकारों के लिए किसी भी व्यक्ति, यहां तक कि सरकार के खिलाफ खड़े होने का अधिकार देता है, यह कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 31 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 32 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 33 में या ऑप्शन डी है अनुच्छेद 34 में। इसका सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकार के हनन होने पे आप कोर्ट में जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, डोगरी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ी गई? तो यहां से सबसे पहले तो एक फैक्ट ये होता है कि भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो ये 8वीं अनुसूची में है। कितने भाषाएं उल्लेखित हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में? तो ये हैं 22 भाषा। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं, डोगरी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ी गई थी? ऑप्शन ए है 2001, ऑप्शन बी है 2002, ऑप्शन सी है 2003 या ऑप्शन डी है 2004। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2003 में। तो 2003 में जब कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुआ था 2003 में, तो 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो उसमें से एक क्वेश्चन में दिया गया है डोगरी। तो अन्य कौन कौन सी भाषाएं थी? तो अन्य भाषाएं थी बोडो, डोगरी है ही, उसके बाद मैथिली और संथाली। मैथिली और संथाली 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में। डोगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है,
एक इसमें और अन्य फैक्ट देख लेते हैं कि शुरुआत में इसमें कितनी भाषाएं थी। 8वीं सूची में भाषाएं शुरू में कितनी थी? प्रारंभ में इसमें भाषाएं थी 14। के बाद संवैधानिक संशोधन के द्वारा अन्य भाषाएं जोड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। भारत में हिंदी की सही स्थिति क्या है? हिंदी की सही स्थिति क्या है? भारत की राष्ट्रीय भाषा, ऑप्शन बी है राज्य और केंद्र के बीच संचार की भाषा, या ऑप्शन सी है भारत संघ की आधिकारिक भाषा, या ऑप्शन डी है भारत की राष्ट्रीय और आधिकारिक भाषा। का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत संघ की आधिकारिक भाषा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली किस राज्य द्वारा पहली बार अपनाई गई? मतलब पंचायती राज की शुरुआत कभी हुई? मतलब घुमा के क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन डायरेक्टली ये है कि पंचायती राज की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन ए है राजस्थान में, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी है बिहार में, या ऑप्शन डी है पंजाब में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान में। तो कब शुरू हुई? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान नागौर नामक स्थान से, 2 अक्टूबर 1959 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्तर पूर्वी परिषद की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1970, ऑप्शन बी है 1971, ऑप्शन सी है 1972, या ऑप्शन डी है 1973। का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1971 में। ये किसके तहत इसकी स्थापना हुई? इसकी स्थापना हुई उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम के तहत। उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1971 के तहत इसकी स्थापना हुई, 1971 में, 1971 में। अब उत्तर पूर्वी परिषद में कितने राज्य आते हैं? ये 8 राज्य आते हैं। 8 राज्य कौन कौन से हैं? ये हैं अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हो गया आपका, उसके बाद सिक्किम हो गया, उसके बाद है मणिपुर मिजोरम, मणिपुर मिजोरम, उसके बाद है मेघालय, उसके बाद है असम, उसके बाद है नागालैंड एंड त्रिपुरा। अब इसमें कभी भी ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन राज्य उत्तरी पूर्वी परिषद में नहीं है। तो ये 8 राज्य आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन से उत्तरी पूर्वी परिषद में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किसको अवशिष्ट विषयों पर कानून के अधिकार दिए गए हैं? अवशिष्ट विषयों पर किसे कानून के अधिकार दिए गए हैं? ऑप्शन ए है केंद्र सरकार को, ऑप्शन बी है राज्य सरकार को, ऑप्शन सी है केंद्र और राज्य दोनों को, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केंद्र सरकार को। तो राज्य सूची पे राज्य का अधिकार है, संघ सूची पे केंद्र का अधिकार है ही। उसके बाद जो अवशिष्ट विषय बचते हैं उस पर भी केंद्र सरकार को प्रायोरिटी दी जाती है। यहाँ ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव है? संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव किस अनुच्छेद के तहत है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 253 के तहत, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 355 के तहत, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 368 के तहत, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 369 के तहत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है? दालचीनी है क्या? पहले दालचीनी है एक मसाला। ऑप्शन देख लेते हैं, पत्ती है, ये बीज है, ये छाल से, या कली से, कहां से प्राप्त की जाती है? ये प्राप्त की जाती है छाल से। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ऊतक मानव शरीर का नेतृत्व करने के लिए सबसे अधिक संवेदनशील कौन सा अंग है? तो ऑप्शन देखते हैं, खून, दिमाग, गुर्दा, या फेफड़ा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दिमाग। दिमाग सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। पूरे बॉडी की जो होता है तो न्यूरल सिस्टम होता है वो कंट्रोल होता है किसके द्वारा? माइंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क किस प्रदेश में स्थित है? क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क किस प्रदेश में है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी सिक्किम, या ऑप्शन डी त्रिपुरा। का सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन डी, त्रिपुरा में। तो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये त्रिपुरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मेघालय, या उत्तराखंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है?
एग्जाम में राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बहुत पूछा जाता है, वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बार बार पूछा जाता है। इस फैक्ट को भी देखते रहते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप याद रखते रहिए। इसमें ऑप्शन देखते हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर होगा मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये स्थित है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, चितवन राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है? तो सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जितने भी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ दिए गए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, उसी की पॉसिबिलिटी भी बनती है आगे आने वाले एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आने की संभावना उसी की ज्यादा रहती है। क्वेश्चन देखते हैं, चितवन राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है? भारत में, भूटान में, नेपाल में और श्रीलंका में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चितवन राष्ट्रीय उद्यान नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, भूरी गिलहरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? ऑप्शन देख लेते हैं, तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में या कर्नाटक में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, एशियाई शेर भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन है गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या तमिलनाडु में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात में। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है, वहां पे एशियाई शेर प्रमुखतः पाए जाते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में क्या पाया जाता है? ऑप्शन है कीचड़दार क्षेत्र, ऑप्शन बी है मूंगा चट्टाने, ऑप्शन सी है सदाबहार वनस्पति या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मूंगा चट्टाने। तो यहां जान लेते हैं मूंगा चट्टाने हैं क्या। तो मूंगा चट्टान क्या है? एक ये प्रवाल भित्ति है, मूंगा चट्टान एक प्रवाल भित्ति है और ये पानी के नीचे एक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में ये विकसित होती है। इसकी विशेषता क्या है? ये रीफ बिल्डिंग कोरल होती है और ये जो चट्टान है कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा आपस में जुड़ी कोरल पॉलिप्स की कॉलोनियों से बनती हैं। एक कॉलोनी बना के सब रहती हैं, ऐसे पे इनका निर्माण होता है प्रवाल भित्ति का पूरा। ये चट्टाने जो हैं कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा आपस में जुड़ के कोरल पॉलिप्स के कॉलोनियों से बनती हैं, जिसको मूंगा चट्टान कहा जाता है। ये इतना थोड़ा सा फैक्ट हो गया इसके बारे में बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए है केरल में, ऑप्शन बी है कर्नाटक में, ऑप्शन सी है तमिलनाडु में या ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल में। केरल कहाँ स्थित है भारत में? आप माइंड में अपना मैप भी बनाते जाइए कि कौन सा राज्य कहाँ पे स्थित है, इससे याद करने में आपको आसानी होगी। तो केरल यहाँ पे स्थित है, ये पश्चिमी घाट का क्षेत्र है पूरा, यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं और यहाँ पे केरल में ही क्या है, नीलगिरी पहाड़ी भी है। इतना फैक्ट याद रखिए आप इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, कुनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? ये अभ्यारण्य इसमें बहुत ही चर्चित अभ्यारण्य है, कुनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश में या ऑप्शन डी है बिहार में। का सही आंसर होगा ये स्थित है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, बिलगिरी रंगा मंदिर वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है? बिलगिरी रंगा मंदिर वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? ऑप्शन है केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या आंध्र प्रदेश में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक में स्थित है। बिलगिरी रंगा मंदिर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। तो वीडियो में दिए गए क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह के क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो को जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।